Good morning, friends. Once again, welcome back to my channel, Learning Passion. So हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो इस साल 2021 का जो एनसीईआरटी का पोर्शन पेपर है और उसका डिवीजन ऑफ मार्क्स एंड ऑल हमने अच्छे से देखा था एंड आई सेड हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, दिस पार्ट, and we will start with this first topic, that is French society during the late 18th century। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। मैं आपको एक बेसिक रीज़न बताना चाहता हूँ कि मैं आपको क्यों ये वीडियो टॉपिक्स में डिवाइड करके बता रहा हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा, आप धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक समझोगे तो इट विल मेक इजी टू लर्न फॉर यू एंड आपको अच्छे से समझेगा भी। सो वन थिंग विच आई वॉन्ट टू से इज, आप एक पेन पेपर साथ में रख लीजिए, क्योंकि मैं इसमें आपको जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं इन बोर्ड, मैं आपको वो बता दूंगा एंड 1 मार्क के हिसाब से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी बता दूंगा। ओके, और मैं कुछ आपको पैराग्राफ से बताऊंगा कि आप उन्हें हाईलाइट कर लीजिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करें। So, the French Revolution. Revolution means कि जब, अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ इन इंडियन लैंग्वेज, कि जब हद से ज़्यादा कुछ हो जाए, मीन्स अगर आप पे कोई हद से ज़्यादा अत्याचार कर रहा है या फिर आपको अब्यूज़ कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ जो रिवोल्ट करते हैं, that is called as revolution. And what is the result of revolution? It brings some changes in the system. Okay, तो दिस वॉज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिंग डन। तो आप एक डेट बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, 14 जुलाई 1789 ये डेट थी जिस वक्त फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेसिकली स्टार्ट हुआ, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑन तो ऐसा कुछ हुआ था ऑन 14 जुलाई 1789 कि ऐसी एक र्यूमर फैली थी, ये ट्रूथ नहीं था, एक र्यूमर फैली थी पूरे पेरिस में कि किंग ने क्या किया है, कमांड किया है द ट्रूप्स टू मूव इन द सिटी और टू ओपन फायर ऑन सिटीजन। व्हाट द रूमर वाज स्प्रेड कि किंग ने कहा है अपने आर्मी को कि जाके सिटी में स्प्रेड हो जाओ और ओपन फायर करो सिटीजन्स पर। तो इससे सिटीजन्स एंग्री हो गए बहुत। तो व्हाट सिटीजन्स डिड, वो एक जगह गैदर हो गए एंड व्हाट हैड हैपेंड, सम 7,000 मेन एंड वीमेन गैदर इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल। टाउन हॉल के सामने सब 7,000 मेन और वीमेन जमा हो गए एंड व्हाट दे डिसाइडेड टू फॉर्म पीपल मिलिशिया, यानी आम आदमियों द्वारा फॉर्म की गई मिलिट्री या फिर आर्मी, दैट इज कॉल्ड एज पीपल मिलिशिया। दे ब्रोक इनटू नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स। और अब उनको ट्रुप से लड़ना था, आर्मी से लड़ना था किंग की, तो उन्होंने क्या किया, हथियार जमा करना शुरू किए। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जितनी भी थी उस पर अटैक कर दिया और उधर से क्या हुआ, जितने भी वहाँ पे स्टोर करके वेपन्स वगैरह रखे हुए थे उन सबको चुरा लिया एंड फॉर देयर सेल्फ डिफेंस दे डिड दिस। Okay. Now, finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find the hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released through there were only 7 of them। यानी क्या किया, वो जो पेरिस वहाँ पे जो उनकी सिटी थी उसकी ईस्टर्न पार्ट में गए, जहाँ पे क्या था, एक फोर्ट्रेस प्रिजन था यानी जेल थी जिसका नाम था बैस्टाइल। उन्होंने वहाँ पे अटैक कर दिया क्योंकि उन्हें पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे वेपन स्टोर करके रखे हुए। तो उसमें क्या हुआ, वहाँ का जो कमांडर था बैस्टाइल का वो मारा गया और वहाँ पे जो 7 प्रिजनर्स थे वो रिलीज कर दिए गए थे। और जो बैस्टाइल था वो किसी को पसंद नहीं था, क्यों, बिकॉज इट्स ड्यू फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। डेस्पोटिक पावर मतलब तानाशाह, जैसे हम बोल सकते हैं तानाशाही, वैसा डेस्पोटिक पावर उनकी अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो उनके अत्याचार या फिर मैं राजा हूँ ऐसा एटीट्यूड वाला वो पावर दिखाता था वो बैस्टाइल। इसलिए कोई भी वो बैस्टाइल को पसंद नहीं करता, वैसे भी जेल को कौन पसंद करता है। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction। और लोग क्या करे थे, और जो बैस्टाइल तोड़ दिया
पुराने ज़माने में तो स्टोन की बिल्डिंग्स रहते थे, तो उसके स्टोन लोगों ने जमा कर लिया और ऐसे मार्केट में बेचने लग गए कि देखो देखो, हमने एक याद की तरह अपने घर पे रखो कि ये बेस्टेल का स्टोन है, जो बेस्टेल को हमने हमारी सेफ्टी के लिए तोड़ा था, ठीक है, जिसको सब जन हेट करते थे। सो एज अ मेमोरी दैट हमने ठीक है, दिस इज द फोटो ऑफ दैट बेस्टेल, यू कैन सी कैसा अटैक हो गया है यहाँ पे। Huh. The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high prices of bread. Much later, when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of the chain of events that ultimately led to the execution of the king in France, though the most people at the time did not anticipate this outcome. ठीक है, तो अब क्या हुआ, सब ऐसे ऐसे ही करते करते जो पेरिस थी और उसका जो कंट्री साइड मतलब छोटे छोटे विलेजेस, ठीक है, मेन जैसे हम बोलते हैं ना नागपुर, तो नागपुर एक अकेली सोचना सिटी है, नागपुर से जुड़े जुड़े जो छोटे छोटे और गांव जैसे कामठी, काटोल, बुटीबुरी, तो दैट फॉर्म्स द बिग नागपुर ना, तो वैसा ही पेरिस एंड इट्स कंट्री साइड। मोस्ट पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रेड की प्राइसेस बढ़ गए थे, और जो हिस्टोरियंस थे जो मीन्स जो मोस्टली नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं, उनका क्या बोलना था कि एक ही चेन ऑफ इवेंट्स है जो चालू होएगी अब एक पे, जिससे क्या होगा, एक्सिक्यूशन मतलब किंग को पोस्ट से निकाल दिया जाएगा। ओके, सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, बेसिकली ये चैप्टर में हम देखेंगे, ये चैप्टर में ये टॉपिक में कि सोसाइटी उस वक्त कैसी थी, जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कैसी हालत में थी, वो कैसी डिवाइडेड थी, वहाँ के लोग कैसे थे, उनका राजा कैसा था, उसकी क्या इकोनॉमिक कंडीशंस थी, और वहाँ पे कौन से ग्रुप्स को ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते थे या फिर ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। ठीक है, सो इन 1774 लुई 16 ऑफ बॉर्बन जो था, लुई 16 था जो बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग्स का बिलोंगिंग था। अब पहले नाम लुइस वन, लुइस टू, लुइस, जैसे हम अलेक्जेंडर वन, अलेक्जेंडर टू, एलिजाबेथ वन, एलिजाबेथ टू वैसे सुनते हैं, वैसे ही लुइस 16 था, उसने वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग्स। उसने क्या किया, भारत की राजगद्दी को संभाल लिया इन 1774 लुई 16 में। वो सिर्फ 20 साल का ही था और उसकी शादी किससे हो गई थी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी वो, मैरी एंटोनिएट। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन जो एक पेरिस जैसा ही एक ये थी कंट्री, उसकी जो रानी थी मैरी एंटोनिएट, उसकी उससे शादी हो गई थी, किससे, लुई 16 से। बट लुई 16 ने जब उसकी राजगद्दी संभाला तो उसे क्या पता चला कि जो उनकी ट्रेजरी है, यानी राज राजा खान राज का खजाना, राजा का खजाना मीन्स, हाँ, वो जो था पूरा खाली है, उसमें 1 रुपया भी नहीं है। तो उसके कुछ रीजंस यहाँ पे दिए भी है, क्यों कि वो जो फ्रांस था वो कंटिन्यूसली वॉर में बिजी बिजी था, और वॉर में बिजी होने के कारण क्या हुआ, उसके जो जितने भी रिसोर्सेस थे वो सारे फिनिश हो गए, मीन्स उसके पास रिसोर्सेस बचे ही नहीं। और इसमें और क्या आ गया कि जो इतना बड़ा पैलेस था लुई 16 का, आप देखोगे कभी अगर यूरोपियन पैलेसेस, तो वो एकदम इसे मोनेकियस स्टाइल होते थे, एकदम ग्रेट होते थे और एकदम बड़े बड़े होते थे, लाइक इंडियन फोर्ट्स ओनली वी कैन से। तो उसको इतना मेंटेन करने का भी चार्ज लगता था। एंड उसमें क्या हुआ, जो लुई 16 था उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को फ्रीडम दिला था, यानी जो ब्रिटेन था ना, जिसे ब्रिटेन ने इंडिया पे अपना कब्जा किया था, वैसे ब्रिटेन ने लेट 18th सेंचुरी में अमेरिका पे भी कब्जा किया था। बट अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस वो क्लोज एनिमी, बहुत कट्टर दुश्मन थे दोनों में। तो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए फ्रांस ने क्या किया, उन्होंने जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी जिस पे ब्रिटेन ने कब्जा करके रखा था, उन्होंने फ्रीडम दिला दिया फ्रॉम ब्रिटेन। इससे क्या, उन्होंने अपना बदला निकाल दिया। तो उन्होंने क्या किया होगा, ऑब्वियसली वॉर किया होगा, तो वॉर में उनके और रिसोर्सेस खत्म हो गए, उनका पैसा खत्म हो गया, और इससे क्या हो गया, अब जितना पैसा था नहीं उससे ज़्यादा डेप्थ ले लिया उन्होंने, कि बदला तो लेना है, तो उन्होंने क्या कर लिया, डेप्थ पे डेप्थ, डेप्थ मतलब लोन लेते गए,
फ्रॉम अदर, जो समझ लो कंट्री के जो बहुत ये थे मालदार लोग उनसे, या फिर आसपास की कंट्री से, शायद उन्होंने ऑस्ट्रिया से भी लिया हो क्योंकि उनकी प्रिंसेस उनके पास आई हुई थी। तो ऐसे उन्होंने सब जगह से डेप्थ ले लिया था, और ये लंबे समय तक ये डेप्थ को चुका नहीं पाया, और चुका नहीं पाया तो क्या हो गया, जितने भी लोगों ने उन्हें डेप्थ दिया था उन्हें 10% पर से इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया। तब जान सकते अब वो कितना कितना अमाउंट बढ़ा। अब देखो यहाँ पे कितना अमाउंट दिए पाए, 2 बिलियन लीवर्स, बिलियन, इट वॉज नॉट मिलियन, बिलियन। तो इतना, लीवियस मीन्स फ्रांस की करेंसी, तो उस पे प्लस 10% इंटरेस्ट, इतना उन्हें चुकाना पड़ रहा था। तो इससे क्या होता है कि इनकी जो मोस्ट ऑफ द इनकम थी वो कहाँ पे जा रही थी, सी हियर यू विल गेट, तो कॉस्ट, हाँ, तो सी हम, हाँ, 10% ऑफ द लोन। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या हुआ, उनका जो मैक्सिमम टैक्स वो जमा करते थे वो किस पे स्पेंड हो जाता था, इंटरेस्ट पे करने में और लोन पे करने में, प्लस आर्मी मेंटेन करना, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको मेंटेन करना, उनके सैलरी रोज की, आर्मी को मेंटेन करना हमेशा के लिए, यूनिवर्सिटीज पे है तो जो यूनिवर्सिटीज ऐसा प्राइवेट नहीं रहती थी, वो सब गवर्नमेंट्स की रहती थी, तो उसको इतना मेंटेन करना। और तब जब डेवलपिंग था, तो डेवलपिंग क्या, हम ज़्यादा एक्सपेंसेस करते हैं, तो उनके पास जो टैक्सेस आते थे उससे कुछ बचता ही नहीं था, सारे एक्सपेंसेस और डेप्थ जो रिटर्न करने में ही चला जाता, फिर भी उनके डेप्थ खत्म नहीं हो रहे थे। और इससे फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू इंक्रीज द टैक्सेस, टैक्सेस इंक्रीज हो गए जिससे उन्हें ज़्यादा इनकम होगी, और वो ये सारे जितने भी डेप्थ थे वो चुका देंगे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ओके, ये मोस्टली पेपर में पूछा भी जाता है कि अपॉन हिज एक्सेशन लुई 16 फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, गिव द रीजंस फॉर एन एम्प्टी ट्रेजरी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है कि रीजंस दीजिए एम्प्टी ट्रेजरी के, तो हमने रीजंस देखे, ये पूरा पैराग्राफ में आपको रीजंस मिलेंगे। ठीक है, ये फुल पैराग्राफ जो है ये है रीजन कि उन्हें क्यों टैक्सेस बढ़ाने में, उनकी ट्रेजरी क्यों खाली थी। ठीक है, यूजुअली 5 मार्क्स या 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए तो पूछा जाता है, 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। और अगर आपको 5 मार्क्स के लिखते वक्त अगर इसका कोई पॉइंट याद ना आए तो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉइंट से खुद का नया पॉइंट इमर्ज कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे, मैं आपको जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि when Louis XVI ascended the throne of France, why there was an empty treasury? And answer is this one. आप इसमें से पॉइंट्स निकाल लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए अब हम एक नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, आप ये फिगर को ध्यान से देखिए, ठीक है, जिस पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो। अब जो फ्रांस था वो 18th सेंचुरी में 3 स्टेट्स में बटे हुए था, मतलब उनकी जितनी भी पॉपुलेशन थी उन्होंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट मतलब टॉप, एकदम टॉप पे जो लोग थे, दे वर कॉल्ड एज क्लर्जी, उनके नीचे थोड़े से लेवल पे थे नोबिलिटी पीपल, दैट वर कॉल्ड एज सेकेंड स्टेट, एंड थर्ड स्टेट हैड ऑल द रिमेनिंग पीपल। फर्स्ट क्लर्जी और नोबिलिटी को छोड़ के जितने भी लोग बचे वो सब थर्ड स्टेट्स में। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, थोड़े बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, ये सब काइंड में आते थे, थर्ड स्टेट में आते थे। The society of states was a part of feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. अब ऐसा क्यों बोले लोग कि उसे ओल्ड रिजिम बोला जाता था 1789 के पहले, क्योंकि 1789 से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे देखिए ये डेट देखिए, 14 जुलाई 1789, इस दिन क्या होता, फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था।
एंड दैट्स व्हाई आफ्टर रिवॉल्यूशन फ्रांस थोड़ा बदल गया था, इसलिए तब से उसे न्यू रिजिम कहा जाता था। और उसके पहले जितनी भी मिस्टेक्स उन्होंने की या फिर वो जैसा भी था फ्रांस बिफोर 1789, उसे क्या कहा जाता था? ओल्ड रिजिम कहा जाता था। नाउ हमने देखा कि फ्रेंच सोसाइटी में लोग कैसे डिवाइडेड थे। तो जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन थी वो कौन थे? पीजेंट्स थे, जिनके पास खुद की लैंड नहीं थी। ठीक है, 90% थे जिनके, जो पीजेंट्स है उनमें से मोस्ट ऑफ द गैस खुद की लैंड नहीं थी, यानी जो एग्रीकल्चर वर्क वो लोग करते थे वो खुद की लैंड पे नहीं करते थे। ठीक है, about 60% of the land was owned by nobles and church and other richer members of the estate। ठीक है, ऑफ द थर्ड स्टेट, जितनी यानी 60% जो लैंड थी ऑफ थर्ड स्टेट पीपल, वो किसके द्वारा ओन थी? नोबल्स एंड चर्च के द्वारा। क्लर्जी, अगर चर्च ना, जो चर्च को, जो क्रिश्चियन लोग थे वैसे, या फिर जो चर्च में काम करते थे जैसे आप प्रीस्ट हो गए या उनकी फैमिली, दे वर कॉल्ड एज क्लर्जी। एंड नोबल्स मीन्स उनसे ही थोड़े नीचे की पोस्ट वाले लोग नोबल्स कहलाते थे। ओके, तो उन्होंने थर्ड स्टेट वालों की थोड़ी सी लैंड हड़प ली थी, और यानी जो 60% उनकी लैंड थी वो लोग कौन कंट्रोल करते थे? नोबल्स एंड क्लर्जी। इसलिए सबके पास अपनी खुद की लैंड नहीं थी कल्टीवेट करने को। The members of the first two states, that is clergy and nobility, enjoy certain privileges by birth. The most important of these was exemption from taxes to the state। यानी कि जो क्लर्जी एंड नोबिलिटी थे उनको स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे, वो भी उनके पोस्ट के वजह से नहीं, वो उस फैमिली में बर्थ लिए, यानी वो क्लर्जी और नोबिलिटी डिनास्टी में बर्थ लिए, इसलिए उनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे कि तुम पैदा हो गए, अब तुमको ये सब प्रिविलेजेस ऐसे ही मिल गए, तुमको इसको अचीव नहीं करना है किसी तरह। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्या था? उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, यानी आप समझ सकते हो मोस्ट ऑफ सारा टैक्स कौन पे करता था? थर्ड स्टेट वाले। The nobles further enjoyed feudal privileges. This included feudal dues, which they extracted from the peasants। Means feudal privileges मतलब रूलिंग प्रिविलेजेस, हम रूल करते हैं तो हमारे कुछ प्रिविलेजेस मीन्स हमारे कुछ इम्पोर्टेंस। ठीक है, दिस इंक्लूडेड फ्यूडल यूज, तो वो उसके टैक्सेस लेते थे फ्रॉम पीजेंट्स। और इसके कारण क्या था? पीजेंट्स को मजबूरी में भी अपने जो मालिक थे, नोबल और क्लर्जी उनके मालिक ही बन के रह रहे थे, तो उनको सर्विसेज ऐसी फ्री में देनी पड़ती थी, उनके हाउस होल्ड में काम करना पड़ता था, और ज़रूरत पड़ने में आर्मी में भी, और पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड। जो टू सर्व इन द आर्मी है उसमें कभी क्लर्जी और नोबिलिटी स्टेट के पीपल नहीं थे, उनमें जितने भी थे सब पीजेंट्स थे, यानी थर्ड स्टेट वाले। नोबिलिटी एंड क्लर्जी वर नॉट द मेंबर ऑफ द आर्मी, ओनली पीजेंट्स वर द मेंबर, जिससे अगर कुछ भी होगा तो उन्हें होगा, ये लोग सेफ रहेंगे। अब ये लोग को टैक्सेस तो नहीं पे करना था, पर ये लोग उल्टा और टैक्सेस लेते थे। मीन्स पीजेंट्स को, स्टेट को यानी किंग को भी टैक्स देना पड़ता था, और ये जो क्लर्जी और नोबिलिटी लोग हैं इनको भी। तो चर्च भी खुद का टैक्स लेता था, मीन्स क्लर्जी लोग तिथि, तिथि मतलब यह कि जितना भी तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करो, जो पीजेंट्स है वही एग्रीकल्चर काम करते थे, तो तुम जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करो उसका 1/10 पार्ट हमको दे देना फ्री में। ठीक है, हम उसका कोई पे नहीं करेंगे तुमको, तुमको 1/10 ऑफ द पार्ट ऐसा फ्री में हमको एज अ टैक्सेस बोल के देना पड़ेगा। किसको? पीजेंट्स को, क्लर्जी पीपल को। ठीक है, एंड फिर फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू योर स्टेट, और टैक्सेस स्टेट को भी देना पड़ता है यानी किंग को। दिस इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेरी। डायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे हमारे इंडिया में इनकम टैक्स है, जीएसटी, ये सब डायरेक्ट टैक्स है, हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं वो सब। तो वैसे ही वहाँ उस टाइम के कुछ किंग लुइस के भी डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, तो उसको क्या बोलते थे वो लोग? टेली बोलते थे। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जैसे हमारे पे दिखता है ना, आप अगर कभी बाहर से खाना
इफ़ यू गो इन डोमिनोज, आप कभी डोमिनोज में जाना तो वहाँ आपको बिल के नीचे दिखेगा इंक्लूड, या फिर पिज्ज़ा के रेट्स के नीचे दिखेगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मीन्स दे आर नॉट मेंशनिंग योर टैक्सेस, वो आपके जो फूड आइटम है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये क्या था, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो वैसा, तो सी हियर विच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टोबैको, जो मीन्स इनडायरेक्टली इन प्राइसेस के अंदर आ गया था, आपको कुछ अलग से पे नहीं करना है। The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third state alone। और फिर जितना भी पूरे स्टेट का या फिर पूरे कंट्री का जितना भी टैक्स पे करना पड़ता था, सिर्फ किसको करना पड़ता था, थर्ड स्टेट वालों को। मीन्स दे वर अब्यूज्ड एंड वर ट्रीटेड रफली। आप ये इमेज में अच्छे से देख सकते हो कि ये जो पर्सन बैठा है ही बिलोंग्स टू नोबिलिटी और क्लर्जी, और ये जो पर्सन है वो थर्ड स्टेट को बिलोंग करता है। एंड सी, विदाउट गिविंग एनी वैल्यू टू थर्ड स्टेट पर्सन, वो कैसे इनसे ग्रेन और इफ से फ्रूट, ग्रेन या फिर कुछ पैसा ले रहा है। Now comes topic 1.1, struggle to survive। This is also one of the important topic of the chapter। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि what circumstances lead to subsistence crisis, कि 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क के, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, not for 5 marks। तो जो अब ऐसा हुआ स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव में कि जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की, वो एकदम से, मीन्स नॉट एकदम से, विद इन स्पैन ऑफ 5 years वो 23 मिलियन से, नहीं सॉरी, नॉट इन विद इन 5 years, फ्रॉम 1715 to 1789 मीन्स अच्छा टेन्योर था, उनकी पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन बढ़ गई। ठीक है, मीन्स 5 मिलियन से उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। पर एक प्रॉब्लम ये हुआ कि जितने रेशियो में पॉपुलेशन बढ़ रही है उतने रेशियो में उनका प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स नहीं बढ़ रहा था। मीन्स समझ लो, अगर पहले वो 100 लोगों के लिए अनाज उगाते थे, ठीक है, अब अगले साल समझ लो पॉपुलेशन 100 से 200 हो गई, तो वो अब 200 लोगों के जितना अनाज नहीं उगा पा रहे थे, वो सिर्फ 150 लोगों जितना ही अनाज उगा पा रहे थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो एक मार्केट था वहाँ पे ग्रेन्स की कमी होती थी, और ग्रेन्स की कमी होती है तो क्या होता है, प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं वो कमोडिटी के। लाइक पहले हमारे इंडिया में भी हुआ था ना कि बीच में ओनियंस के प्राइसेस बढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि ओनियंस का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गया था, जिससे उसकी वैल्यू जो थी थोड़ी बढ़ गई थी ओनियन की। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हुआ था कि ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ गए थे। और मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे ब्रेड रोज खाते थे, ब्रेड उनके यहाँ पे ब्रेड बोलते एक स्टेपल डाइट है। तो इफ़ दे वर कंज्यूमिंग ब्रेड रेगुलरली, तो अब क्या होगा, ग्रेन के प्राइसेस बढ़ गए तो क्या हो गया, ब्रेड के भी प्राइसेस बढ़ गए, जिससे जो आम आदमी लोग थे उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ओके, ये देखो यहाँ पे ब्रेड विच वॉज स्टीपन डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली, उसके प्राइसेस बढ़ गए थे, दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट। तो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स जो थे वो क्या काम करते थे, ये क्लर्जी और नोबिलिटी लोगों के वर्कशॉप्स में काम करते थे। पर क्या था, इन्होंने एक बार जितनी पगार फिक्स कर दी उतनी पगार देंगे, मीन्स उतनी सैलरी देंगे, दे वुड नॉट इंक्रीज देयर सैलरी इन एनी केस। कुछ भी हो जाए हम तुम्हारी सैलरी जो इंक्रीज ना करेंगे, ऐसी उनकी कंडीशन थी। तब क्या हुआ, प्राइसेस तो बढ़ गए पर इनकम उतनी थी, तो अब वो लोग ये इतना महंगा फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जिससे पुअर और रिच के बीच में जो थोड़ी सी गैप थी वो और डेवलप हो गई। मैं समझो अगर पहले इतनी गैप होगी कुछ पुअर और रिच में, तो अब क्या हो गया, पुअर गेटिंग मोर पुअर एंड रिचर गेटिंग मोर रिचर, तो ये गैप इतनी सी इतनी हो गई, विच वॉज वेरी क्या बोले डिसअपॉइंटिंग, एंड लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और हालत तो और ख़राब हो जाती थी तब, अगर कभी स्टॉर्म आ गया या फिर ज़्यादा स्नो गिर गई या फिर बहुत ज़्यादा धूप निकल गई, इससे क्या हो गया, हार्वेस्ट ख़राब हो जाती थी। तो हार्वेस्ट ख़राब हो जाती थी और प्राइसेस बढ़ जाती थी, और कंडीशंस गेटिंग वर्स्ट। और ये सब कब हुआ, ओल्ड रिजिम में, यानी 1789 के पहले। तो एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस की डेफिनेशन यहाँ पे है, ये भी 1 मार्क के लिए पूछी जा सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिस्टेंस क्राइसिस।
तो एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर। ठीक है, ये पूछा गया है सब्सिस्टेंस प्राइसेस मोस्टली। ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविचेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। अब कुछ लोग थे थर्ड स्टेट में भी जो इस जो ये डिफ्रेंसिएशन था लोगों के बीच में उसके खिलाफ थे, और वो कौन खेला है? मिडिल क्लास सी। In the past, peasants and workers have participated in revolts against increasing taxes and food scarcity, but they lack the means and programs to carry out the full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third state who had become prosperous and access to education in India. Means थर्ड स्टेट के जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत बट ट्राई किया, सारे पीसेंट्स और फार्मर्स ने ये इसके खिलाफ रिवोल्ट करने को, पर वो कभी भी इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए और इतने बड़े मेजर पे कभी उनका एक्टिविटी ले ही नहीं पाए वो। तो इससे क्या हो गया, वो कभी इकोनॉमिक चेंजेस ला नहीं पाए फ्रांस में। तो उन्होंने अब हिम्मत हार चुकी थी, उन्होंने किस पे छोड़ दिया ये सब? थर्ड स्टेट के वो लोग जिनके पास थोड़ा पैसा था या फिर जिन्हें एजुकेशन लेने का हक था, या फिर वो दे कैन अफोर्ड एजुकेशन, बिकॉज पीसेंट्स तो ले ही नहीं पाते थे। पहली तो फूड की इतनी कमी थी, ऊपर से वो लोग कहाँ एजुकेशन अफोर्ड कर पाते थे। तो इसलिए जो हाई क्लास पीपल थे थर्ड स्टेट में, जैसे बिजनेसमैन हो गए, जो बड़े बिजनेसमैन थे वो ही अफोर्ड कर पाते थे। द 18th सेंचुरी The 18th century witnessed the emergence of social group termed as middle class. अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ, एक नया ग्रुप थोड़ा चर्चे में आने लगा। चर्चा में मतलब एक ऐसा ग्रुप मीन्स कुछ लोगों ने मिलके अपने ग्रुप बनाया जो बहुत फेमस रहा था उस वक्त। वो लोग कौन थे? उन्हें कहा जाता था मिडिल क्लास। जो क्या करते थे, वो सीज के थ्रू ट्रेड करते थे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। सी won their wealth when expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile। क्योंकि तब 18th सेंचुरी में आपने 8th में पढ़ा होगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो 8th में तो आपको दिया होगा सिल्क रूट होगा ये सब। तो उस वक्त जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बहुत चर्चा में थी, तो उन्होंने इसमें अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट किया। एक्सपोर्ट मतलब जब आप खुद का बनाया हुआ सामान किसी और कंट्री में बेचते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। और आप किसी और उसका वाइस वर्सा, जब आप किसी और कंट्री में बनाया हुआ माल खरीदते हो खुद की कंट्री में, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। ठीक है, तो इफ वी से बेसिकली हम इफ वी कंसिडर इंडिया एंड चाइना, इंडिया क्या करता है, मोस्टली चाइना से माल एक्सपोर्ट करता है, चाइना से ज़्यादा माल खरीदता है, और कम माल इंपोर्ट करता है, मीन्स कम बेचता है। ओके, एक्सपोर्ट ब्रॉड बाय द रिचेस्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वो लोग मिडिल क्लास के नाने लग गए जो ओवरसीज ट्रेड करते थे ऑफ सिल्क एंड वुलन टेक्सटाइल। In addition to merchant manufacture, the third edition included professions such as lawyers और administrative officials। Administrative मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे वो सब, और ये सब क्या थे? एजुकेटेड थे, और इनका बिलीफ था कि सोसाइटी शुड नॉट बी डिवाइडेड, यानी जो आपको प्रिविलेजेस मिलते हैं वो आपके बर्थ पे बेसिस पे नहीं मिलने चाहिए, आपके काम, आपके इफ वी से योर सर्टिफिकेट्स एंड योर मेरिट्स, आपको आपके मेरिट्स के बेसिस पे प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, ऐसा। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunity, equality मीन्स डेमोक्रेसी के सारे हम बोल सकते हैं, जो डेमोक्रेसी के सारे रूल्स हैं उस बेसिस पे जो फॉर्म हुए सोसाइटी थे, वो कौन प्रमोट करते थे? ये दो फिलोसोफर। ये दो फिलोसोफर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नाम याद कर लीजिए, जॉन लॉक एंड जैक्यूजी रूजो। इट्स नॉट रोसेयू, इट्स रूसो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको बार बार मिलेंगे इस चैप्टर में। तो इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, लॉक ने कौन सी बुक लिखी थी? जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी थी। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट। आप लिखते हो तो आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग इंक्रीज होता है। So in his book, Two Treaties of the Government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right, uh,
In his two treatises of the government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch. यानी उनका बोलना था कि जो पूरी पावर है मोनार्क के पास नहीं होनी चाहिए, जो पावर है वो लोग और मोनार्क दोनों के मिल के होनी चाहिए. It doesn't oppose monarchy but he opposed the way of ruling, कि आप पूरा बोझा जो थर्ड स्टेट पे मत डालो, और जो मोनार्क है उसे एक वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से काम करना चाहिए. ठीक है. रूजो ने क्या कहा, कैन आइडिया फॉरवर्ड proposing a form of government based on social contract between people and their representative, मतलब इलेक्शन बेसिस पे आपने करना चाहिए. मीन्स मोनार्की नहीं होनी चाहिए, एंड रूलर शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, मीन्स डेमोक्रेसी. द स्पिरिट ऑफ लॉस. नाउ हियर कम्स वन मोर राइटर, मॉन्टेस्क्यू. इनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉस. पूरे चैप्टर में सिर्फ 3 ही राइटर हैं, आपको 3 राइटर तो याद रखने हैं, जॉन लॉ, जैक्यूसी रूजो एंड मॉन्टेस्क्यू. इजिली याद हो जाते हैं. तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला, प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी. इंडिया में जैसे सिस्टम है, लेजिस्लेटिव क्या करती है, रूल्स लॉ फॉर्म करती है, एक्सिक्यूटिव क्या करती है, उस पर इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशियरी क्या करती है, वो चेक करती है कि जो लॉज है बराबर इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं. तो ऐसी जो सिस्टम है वो किसने प्रपोज किया था तब 18th सेंचुरी में, मॉन्टेस्क्यू ने, इन हिज बुक द स्पिरिट ऑफ लॉस. ठीक है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कौन सी बुक लिखी और उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, तो आप ये याद रखें. ठीक है. ये तीनों राइटर का आप लिख लीजिएगा अच्छे से नोट्स में आपके. अब जो ये इन्होंने जो ये तीनों राइटर में एक मॉडल ऑफ गवर्नमेंट सजेस्ट किया था, मीन्स कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, वो फ्रेंच ने तो एक्सेप्ट नहीं किया, पर जो फ्रेंच ने, मीन्स लुइस 16 ने, जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को फ्रीडम दिलाया था. हमने देखा ना कि स्टार्टिंग में उन्होंने वॉर किया था अगेंस्ट ब्रिटेन टू गिव फ्रीडम टू 13 अमेरिकन कॉलोनीज. तो उन जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज थे, उन्होंने ये तीनों राइटर की बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने उस बेसिस पे अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था फॉर्म किया था. सी, after the 13 colonies declared independence from Britain, the American Constitution and its guarantee of individual rights, यानी वो किसके लिए जाना जाता था उनका कॉन्स्टिट्यूशन, कि उन्होंने उनके हर एक व्यक्ति को उसके अधिकार दिए. उन्होंने कोई डिवीजन नहीं किया लोगों में, सबको समान अधिकार, इक्वलिटी के बेसिस पे राइट्स मिले थे. दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस. और हम देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस थे, उनके आइडियाज फ्रांस ने खुद ने तो एक्सेप्ट नहीं किया, पर जो आउटसाइडर कंट्रीज थे दे वर ट्रूली इम्प्रेस्ड एंड एक्सेप्टेड दैट. और उनकी बातें सच थी. दैट वाज रियली हेल्पफुल, क्योंकि आज इंडिया भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है. The ideas of these philosophers were discussed intensely in salons and cafe houses and spread among the people through books and newspaper. और ये जो philosophers थे, इनकी जो बातें थे, वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करने लग गए थे आपस में, और among through books and newspaper, और ये बुक्स और न्यूज़पेपर के द्वारा बहुत स्प्रेड हो रही थी इनकी बातें. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. और ये उन लोगों के लिए जो पढ़ लिख नहीं सकते थे. क्यों नहीं पढ़ लिख सकते थे? क्योंकि हमने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द थे वो पीजेंट्स थे, उनके पास खाने की पैसे नहीं थे, तो खुद को एजुकेट क्या कर पाते थे. तो जब वो पढ़ लिख नहीं सकते, तो उनकी मदद के लिए ये जो बुक्स थी वो लाउड में पढ़ी जाती थी ग्रुप में, जिससे वो लोग भी इसे समझ सके. तो न्यूज़ दैट लुइस, अब क्या हुआ, जो एक न्यूज़ थी जो स्प्रेड हो गई थी, दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, यानी और टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के जितने एक्सपेंसेस हैं उन्हें मीट करने के लिए टैक्सेस और बढ़ाने पड़ेंगे. इससे क्या हो गया, जो पीजेंट्स थे या फिर वी से थर्ड स्टेट, वो और दुखी हो गई कि हमारे पास पहले इतने पैसों की कमी है और ये लोग टैक्सेस और बढ़ा रहे हैं. तो हियर वी कंप्लीट आवर फर्स्ट टॉपिक. ठीक है. तो अगर आपको कुछ ना समझा हो या फिर आप चाहते हो मैं इसे दोबारा समझाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए आपका मैसेज. मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आपको वो और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा.
और आप अब हम नेक्स्ट इसमें सेकेंड टॉपिक देखेंगे, दैट इज द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज द अगेन मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि इसमें आपको और डिवीजन में क्या क्या अत्याचार होते थे उन लोगों के साथ आपको अच्छे से देखने मिलेगा। ठीक है, and if you liked my videos, please subscribe my channel and click the bell icon, जिससे आपको मेरे वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाए, जिससे आप तुरंत उसे अटेंड कर लें और आपके डाउट्स पूछ सकें। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज visit my channel and learn properly. आप स्टे होम, स्टे सेफ और लॉकडाउन का अच्छे से फ़ायदा उठाइए। घर पे आपके एकेडमिक प्रोसीजर्स चालू रखिए। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप थोड़ा लेज़ीनेस कर लोगे, और लेज़ीनेस अगर आपको बाद में फिर पढ़ना पड़ेगा तो आपको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सो आई प्रिफर आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, मेरे साथ रोज़ एसएसटी थोड़ी देर पढ़ो और एंजॉय भी करो। थैंक यू।